नमस्कार दोस्तों, कथा वार्ता में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है कहानी बंद खिड़कियाँ। इनसे मिलो। ये हैं हमारी पुरानी क्लास फेलो और आज से हमारी नई ऑफिस कोऑर्डिनेटर वृंदा। और आप हैं हमारे पुराने क्लास फेलो और अब हमारे बॉस ऋषि। वैसे आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते तो हैं ही, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं? आशीष ने वृंदा का परिचय ऋषि से कराते हुए कहा। हेलो सर। वृंदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाथ जोड़कर ऋषि का अभिवादन किया। वेलकम टू हार्टलैंड वृंदा। और आज के बाद मुझे कभी सर नहीं कहना। इसे तो कितनी बार मना कर चुका हूँ, लेकिन मानता ही नहीं। ऋषि ने आशीष की कमर पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा तो आशीष हंस दिया। नो सीरियसली, इस कंपनी में हम सब एक परिवार की तरह हैं। कभी भी कोई परेशानी हो तो बिना किसी झिझक के आशीष से बता सकती हो। अगर यह नहीं सुने तो मुझे बताना, पहले इसकी ही खबर लूँगा। ऋषि ने हंसते हुए आशीष की तरफ देखते हुए कहा। जवाब में आशीष ने हाथ दिल पर रखकर सिर झुकाने का अभिनय किया तो ऋषि को हंसी आ गई, जबकि वृंदा सिर्फ जरा सा मुस्कुरा कर रह गई। हंसना तो वह कब का भूल चुकी थी। नए ऑफिस में वृंदा का आज पहला दिन था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त दिव्या के पति आशीष ने अपने ऑफिस में उसे ऑफिस कोऑर्डिनेटर की नौकरी दिला दी थी। वैसे दिव्या, आशीष और ऋषि उसके साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कॉलेज खत्म होते ही ऋषि तो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था, जबकि दिव्या और आशीष की शादी 2 साल बाद हो गई थी। अमेरिका से वापस आकर ऋषि ने हार्टलैंड के नाम से चिकित्सीय उपकरणों की एक कंपनी खोल ली थी। थोड़े ही समय में उसकी कंपनी अच्छी चल निकली। फिर ऋषि ने अपनी कंपनी में आशीष को मैनेजर बना लिया। दोनों की मेहनत और समझबूझ से आज उनकी कंपनी देश की बड़ी कंपनियों में गिनी जाने लगी थी। मगर वृंदा के लिए तो पिछले 5 साल एक बुरे स्वप्न की तरह थे। कॉलेज खत्म होते ही एक हादसे ने उसके पिताजी की जान ले ली और माँ तो जैसे एक जीवित लाश ही बन गई थी। खुद वृंदा के अंदर जीने की जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन माँ और छोटे भाई के लिए उसे जीना ही था। घर में जो भी जमा पूंजी थी वह कुछ ही समय में समाप्त हो गई थी और जैसा कि हमेशा होता है, रिश्तेदारों ने भी जल्द ही मुंह मोड़ लिया। एक दिव्या ही थी जो उसके बुरे समय में हमेशा उसके साथ खड़ी रही। दिव्या और आशीष ने उसका और परिवार का बहुत साथ दिया। वृंदा ने जल्द ही अपने काम से ऋषि को प्रभावित कर दिया, लेकिन ऋषि को हमेशा उसके चेहरे पर एक उदासी ही दिखाई देती। ऑफिस में भी वह किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। ऋषि ने 1-2 बार उससे पूछा भी कि कोई परेशानी हो तो वह उसे बता सकती है, लेकिन वृंदा का एक ही जवाब होता कि उसे कोई परेशानी नहीं है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वृंदा 2 दिन तक ऑफिस नहीं आई। आशीष ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई है और वृंदा उनके पास हॉस्पिटल में है। ऋषि ने आशीष को साथ लिया और उन्हें देखने हॉस्पिटल पहुंच गया। दिव्या भी हॉस्पिटल आ गई थी। दिव्या और आशीष दिन रात हॉस्पिटल में वृंदा के साथ ही रहे। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई और माँ की तबीयत काफ़ी सुधर गई। 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद माँ घर लौट आईं। हॉस्पिटल का सारा बिल ऋषि ने चुकाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरी माँ की जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं आपके सारे पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। आंखों में आंसू लिए वृंदा ने ऋषि से कहा। अरे, इसमें एहसान कैसा? सच कहूँ तो शुरू में तुम पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। पहले बता देती कि माँ की तबीयत खराब है तो शुरू में ही इलाज हो जाता। वैसे मुझे तुम्हारा आत्मसम्मान देखकर बहुत अच्छा भी लगा। अगर कभी दोबारा ऐसी कोई परेशानी हो तो प्लीज़ हमें बता देना। इधर कुछ दिनों से ऋषि को अपने आप में एक परिवर्तन महसूस हो रहा था। अक्सर उसकी निगाहें वृंदा को ढूंढती और उसे देखकर होठों पर एक मुस्कान आ जाती।
वृंदा से बात करके उसे अच्छा लगता। उसकी सादगी उसका मन मोहने लगी थी। कहीं मुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? ऋषि ने शीशे में अपने आप को देखते हुए कहा और फिर हंस दिया। माँ जी का फोन आया था। कह रही थी आपके लिए कोई लड़की बताऊं। आपकी कोई पसंद हो तो बताएं, वरना मैं देखना शुरू करूं। आखिर कोई अच्छी लड़की ढूंढने में टाइम तो लगता ही है। पहली बार जब वह आशीष के घर पर था तो बातों बातों में ही दिव्या ने उसे छेड़ा। अरे भाभी, आपका टाइम खराब नहीं होने दूंगा। वैसे आपको लड़की ढूंढने का कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। आपकी देखी भाली है, ऋषि ने कहा। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं चला, और आपने गुल भी खिला लिया। वैसे कौन है वह, जरा हमें भी तो पता चले। आशीष ने भी ऋषि को छेड़ते हुए कहा। वृंदा, ऋषि ने कहा तो दिव्या और आशीष के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या हुआ? ऋषि ने दोनों के उतरे चेहरों को देखकर हैरानी से पूछा। लेकिन वृंदा तो शादी नहीं करना चाहती। क्या वह किसी और को चाहती है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस वह शादी ही नहीं करना चाहती, किसी से भी नहीं। लेकिन क्यों? शायद वह अपनी माँ और छोटे भाई को अकेले नहीं छोड़ सकती। अच्छा, वह तो कोई समस्या नहीं है। उसकी माँ और भाई की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी होगी। आप एक बार उससे बात करके देखो ना। हम तो उसे समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन वह तैयार ही नहीं होती और इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। क्यों ना आप उसकी माँ से बात करें? शायद अपनी माँ की बात वह ना टाल पाए। ठीक है, तो आप दोनों ही उसकी माँ से मिल लीजिए, ऋषि ने दिव्या से कहा। मेरा ख्याल है कि आप और आशीष जाकर माँ जी से बात कर लीजिएगा। मैं वृंदा को कहीं बाहर ले जाऊंगी, शायद उसके सामने सही से बात ना हो पाए। दिव्या ने कहा। ठीक है, तो इस संडे शाम 5 बजे चलते हैं, ऋषि ने कहा और चला गया। दिव्या और आशीष सोच में डूबे बैठे रहे। अगले रविवार आशीष और ऋषि वृंदा के घर पहुंच गए। आशीष ने उसकी माँ से कहा कि ऋषि वृंदा से शादी करना चाहता है। तो हमेशा चुप रहने वाली माँ भी इस बात को सुनकर इतनी खुश हो गई कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगर वृंदा शादी के लिए तैयार हो जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। लेकिन वह तो इस बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती। अब आपको ही उसे किसी तरह मनाना होगा, आशीष ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, इस बार उसे मानना ही पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, माँ ने ऋषि के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अगले दिन सुबह ही वृंदा ऋषि के ऑफिस में खड़ी थी, भावहीन चेहरे के साथ। आई एम सॉरी सर, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं यह शादी नहीं कर सकती। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? मैं आपको इसका कोई कारण नहीं बता सकती सर, लेकिन आप मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी लड़की के लिए डिज़र्व करते हैं। और अगर मैं कहूँ कि नहीं तो? वृंदा ने एक पल के लिए पलकें ऊपर उठाई और फौरन ही नीचे कर ली। सॉरी सर, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। मगर वह ऋषि ही क्या जो इतनी जल्दी हार मान जाए। अब तो वह रोजाना वृंदा की माँ के पास पहुंच जाता। उसे विश्वास था कि माँ ही वृंदा की शादी के लिए वृंदा को मना सकती है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वृंदा आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती। माँ रोज रोज अपनी आंखों में आंसू लिए वृंदा को शादी के लिए मनाती, लेकिन वृंदा ने तो अपने दिल की सभी खिड़कियों को कसकर बंद कर रखा था, जहाँ केवल अंधेरा ही अंधेरा था। तंग आकर वृंदा ने ऋषि से साफ साफ बात करने की ठान ली। अगर आप मुझे कोई एक अच्छा कारण बता दें कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहती, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से आपसे कभी शादी की बात नहीं करूँगा, बल्कि खुद भी कभी शादी नहीं करूँगा, ऋषि ने चेहरे पर गंभीरता लिए हुए कहा। वृंदा ने कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषि फिर बोला। मैं समझता हूँ शायद आप अपनी माँ और नितिन की वजह से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपकी माँ को अपनी माँ ही समझूंगा और आप नितिन के भविष्य की भी कोई चिंता मत कीजिए, ऋषि ने बड़ी सौम्यता से कहा।
तो वृंदा की आंखों में आंसू छलक आए। सर, आप मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। अगर अतीत में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था तो यह तो बहुत ही मामूली बात है। जानती हो, अमेरिका में मेरी 4 गर्लफ्रेंड्स थीं। उसने माहौल को हल्का करने की नीयत से अपनी काल्पनिक गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताया। वृंदा चुपचाप सुनती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। आपको याद है, कॉलेज के आखिरी दिन हम सभी छात्र एक फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे? वृंदा ने खोए खोए से स्वर में कहा। हाँ, याद है। अच्छी पार्टी थी। सभी दोस्तों के साथ आखिरी दिन काफ़ी मज़ा आया था। लेकिन मेरे लिए वह रात ऐसी थी जिसकी कभी सुबह नहीं हुई। पता नहीं किसने मेरे सॉफ्ट ड्रिंक में कोई नशीली दवा मिला दी और फिर मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे साथ किसी ने बलात्कार किया और मैं जानती भी नहीं कि वह कौन था। वृंदा की आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज़ कांप रही थी। अवाक रह गया ऋषि, वृंदा के चेहरे को देखता रह गया। मुझे अपने आप से घृणा हो गई। मैं तो खुद को तभी समाप्त कर लेती अगर माँ और नितिन का ख्याल ना होता तो। अब मैं सिर्फ एक चलती फिरती लाश हूँ, और एक लाश किसी की जीवन साथी नहीं बना करती। मुझे हर इंसान में वह अनजान दरिंदा दिखाई देता है। आपसे अनुरोध है कि आप मुझसे शादी का विचार छोड़ दीजिए। वृंदा ने अपनी बात खत्म की और बाहर चली गई। अगले 2 दिनों तक ऋषि ऑफिस नहीं आया। फिर तीसरे दिन जब वह आया तो वृंदा को अपने कैबिन में बुलाया। बोला, मुझे बहुत दुख है कि आपको इतने कष्ट उठाने पड़े। सच में आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं फिर भी आप ही से शादी करना चाहता हूँ। अब वृंदा हैरान रह गई। सर, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया, इसलिए नहीं कि आप मुझसे कोई सहानुभूति रखें और भावनाओं में आकर कोई गलत निर्णय लें, बल्कि इसलिए कि मैं आपको यथार्थ से अवगत कराना चाहती थी। आपके बहुत एहसान है मुझ पर। आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझसे शादी करने का विचार छोड़ दीजिए। मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। तुम्हारे इस सच ने ही मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं भी तुम्हें एक सच बता सकूं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ऋषि ने धीमी आवाज में कहा तो वृंदा को अपने कानों में सीसा पिघलता सा महसूस हुआ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे शराब पिला दी थी और मैं अपने होश में नहीं था। मेरा विश्वास करो, यह मेरे जीवन की पहली और आखिरी भूल थी। कितने सालों तक अपने आप से नज़र नहीं मिला पाया था मैं। फिर जब आप यहाँ आई तो मुझे लगा शायद मुझे अपनी करनी का प्रायश्चित करने का अवसर मिल गया है। जानता हूँ मेरा अपराध अक्षम्य है, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। और वृंदा तो जैसे होश में ही नहीं थी। इतने सालों से अपने अपराधी के प्रति जो गुस्सा, नफरत उसके अंदर दबी थी, वह अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। घर पहुंचकर वृंदा अपने बेड पर एक कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ी। अभी तक भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने अपने कानों से सुना। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। घंटों रोते रोते वह कब बेहोश हो गई उसे पता ही नहीं चला। आंख खुली तो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। अभी वह कुछ समझ पाती कि उसकी नज़र अपने पास वाले बेड पर लेटी माँ पर पड़ी। वह उठना चाह रही थी, लेकिन कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाई। साथ ही बैठी दिव्या ने उसे सहारा दिया। दिव्या, क्या हुआ माँ को? धीरज रखो, माँ अब बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे कमरे में बेहोश देखा तो घबरा गईं और खुद भी बेहोश हो गईं। वह तो ठीक समय पर ऋषि आ गया और तुम दोनों को जल्दी से यहाँ ले आया। ऋषि का नाम सुनते ही घृणा की एक तीव्र लहर उसके मन में उठी। अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब तक वृंदा और माँ हॉस्पिटल में रहीं, आशीष, दिव्या और ऋषि वहीं रहे। माँ बार बार विशेष रूप से ऋषि का धन्यवाद कर रही थी। बेटी, पता नहीं मैं अब कितने दिन और जीऊँगी। बस मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे और ऋषि से शादी कर ले, वरना मुझे मरकर भी शांति नहीं मिलेगी।
ऋषि भी रोजाना उनके घर आता और रोजाना वृंदा से माफ़ी मांगता। बड़ी उलझन में थी वृंदा। एक तरफ वह इंसान था जिससे वह सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी माँ थी जो उसी इंसान से उसकी शादी कराना चाहती थी। चाहकर भी वृंदा माँ या दिव्या से ऋषि की सच्चाई नहीं बता पा रही थी। उसको डर था कि शायद माँ इस सच्चाई को सहन ना कर पाए। फिर आखिर उसने माँ से कहा कि वह ऋषि से शादी करने के लिए तैयार है। मेरा मन तो मर ही चुका है, अगर मेरे शादी करने से माँ को खुशी मिलती है तो यूं ही सही, उसने अपने आप को समझाया। उसे लग रहा था कि ऋषि शायद सचमुच प्रायश्चित करना चाहता है। हो सकता है उसने जो किया वह केवल क्षणिक कमजोरी के चलते किया हो। जो भी हो, वह भले ही ऋषि से शादी कर ले, इतना तो तय है कि कभी उसे प्यार नहीं कर पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने माफ करके मुझे जीवन दान दे दिया, ऋषि ने बड़ी कृतज्ञता के साथ वृंदा से कहा। मैंने आपको कोई जीवन दान नहीं दिया, मैं यह शादी केवल अपनी माँ की खुशी के लिए कर रही हूँ। एक बात और, मेरे शरीर पर भले ही आपका अधिकार हो जाए, पर आप मेरे मन में कभी जगह नहीं बना सकोगे। जब भी मैं आपको देखूंगी आपसे केवल घृणा ही कर पाऊंगी, मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारा दिल जरूर जीत लूँगा, ऋषि ने मन ही मन अपने आप से कहा। अगले ही रविवार वृंदा और ऋषि की सगाई होनी तय की गई। सगाई से पहले वृंदा ने दिव्या को सब कुछ बता दिया। दिव्या और आशीष यह सुनकर हैरान रह गए। फिर ऋषि ने वृंदा की उंगली में हीरे की चमचमाती अंगूठी पहनाई। जहाँ ऋषि और वृंदा दोनों की माएँ खुश थीं, वहीं दिव्या और आशीष अभी तक सदमे में थे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि ऐसा कैसे कर सकता है। फिर अचानक आशीष को कुछ याद आ गया और वह ऋषि को लेकर बालकनी में आ गया। क्यों भाई, ये सब क्या है? हमें वृंदा ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, आशीष ने ऋषि की आंखों में आंख डालते हुए कहा। जो कुछ भी सच था मैंने वृंदा को बता दिया, शायद इसी तरह मेरे अपराध का प्रायश्चित हो जाए, ऋषि ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। तुम किसी और का इल्जाम अपने सिर क्यों ले रहे हो? मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन तुम पार्टी खत्म होने से पहले ही चले गए थे। तुम्हारी फ्लाइट थी ना अमेरिका के लिए उसी दिन? अरे मैं तो खुद तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने गया था। इतना तो साफ है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। उत्तेजना से आशीष की आवाज़ कांप रही थी। ऋषि से कोई जवाब देते नहीं बना। हाँ, यह सच है कि मैं वृंदा का मुजरिम नहीं हूँ। कोई नहीं जानता कि वृंदा के साथ ये सब किसने किया, लेकिन किसी और के जुर्म की सजा वृंदा क्यों भुगते? उस दिन से लेकर आज तक वह रोजाना तिल तिल कर मर रही है। अगर मेरे एक झूठ से वह दोबारा अपना जीवन जी पाए तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, अभी वह मुझसे नफरत करती है, पर मुझे विश्वास है कि मैं उसको इतना प्यार दूंगा कि एक ना एक दिन वह इस हादसे को भूल जाएगी और फिर से अपनी जिंदगी जी सकेगी। ऋषि की आंखों में विश्वास था। आशीष उसको देखता ही रह गया। बोला, तू सचमुच बहुत महान है, और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू तो दरवाजे के पीछे खड़ी वृंदा की आंखों से भी अविरल बह रहे थे। उसने उन दोनों की बातें जो सुन ली थी, उसे नया जीवन देने के लिए ऋषि ने किसी और का जुर्म अपने सिर ले लिया था। जैसे ही ऋषि और आशीष वापस कमरे में आए, वृंदा को सामने देखकर ठिठक गए। वृंदा की आंखों से बहते आंसू को देखकर दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या कहें। मेरा ख्याल है तुम दोनों को थोड़ी देर अकेले छोड़ देना चाहिए, आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर निकल गया। आपने ऐसा क्यों किया? किसी और का दोष आप अपने सिर क्यों ले रहे हैं? वृंदा ने ऋषि से पूछा। यही तो मेरा भी मानना है। जब दोषी कोई और है तो आपने अपना जीवन जीना क्यों छोड़ दिया? जो दोषी है उसे एक ना एक दिन अपने कर्मों की सजा मिल ही जाएगी, लेकिन आपके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है, और फिर हमें जीवन सिर्फ एक बार ही तो मिलता है। क्यों नहीं आप सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करती? आप जानती हैं ना आपके साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। आप खुश रहेंगी तो माँ और नितिन भी खुश रहेंगे, और यह नाचीज भी आपकी खुशी में ही खुश रहेगा। ऋषि ने आगे बढ़कर वृंदा का हाथ अपने हाथों में ले लिया तो वृंदा शर्म से लाल हो गई।
मैं भी आपकी बात मानूंगी और सब कुछ भूलकर आज से एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। वृंदा ने कहा तो ऋषि ने उसे अपने गले से लगा लिया। अरे अरे, यह क्या हो रहा है? शादी से पहले ये सब नहीं चलेगा। दरवाजे से अंदर आते हुए दिव्या ने कहा तो वृंदा ने झट से अपने आप को ऋषि से अलग कर लिया। आ गई कबाब में हड्डियां, ऋषि ने दिव्या और आशीष की तरफ बनावटी गुस्से से देखते हुए कहा और सभी खिलखिलाकर हंस दिए। खिड़कियां अब पूरी तरह खुल चुकी थीं और खुशियों का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। अभी आप सुन रहे थे कहानी बंद खिड़कियां।